नमस्कार, राधे-राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर की बात चल रही थी हमारे। यूनिट नंबर 3 पार्ट 2 की करेंगे आज, ठीक है? एमएसएन सेकंड में। यूनिट का नाम है आप नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम। इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम डायलिसिस, रीनल फेलियर, ईएसआरडी मतलब रीनल फेलियर में आपके 2 आता है, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है? जो क्रोनिक रीनल फेलियर है उसी को हम बोलते हैं ईएसआरडी, ओके? बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे, जो हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे, ठीक है? उसके बाद में जो बच रहा था, वो आज हम इसमें बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर आपके लिए, क्योंकि जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आए हुए टॉपिक है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम आज डायलिसिस। व्हाट इज़ डायलिसिस? डायलिसिस क्या होता है? तो आपने नाम सुना होगा डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, ठीक है? मतलब कि जो ब्लड बाहर निकालते हैं, वापस से डालते हैं, हीमोडायलिसिस, ठीक है? तो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट में आ गया यूरिया एंड क्रिएटिन, ठीक है? प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी व्हेन द किडनी आर अनेबल टू डू, ठीक है? देखो, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है वेस्ट को बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना वेस्ट को, ठीक है? लेकिन जब किडनी काम नहीं कर पाती, अनेबल हो, जब किडनी अनेबल हो एक्सेस फ्लूइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए, जब किडनी अनेबल हो, तो हम डायलिसिस का काम में लेते हैं। यही आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि डायलिसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसमें यूरिया और क्रिएटिन है, प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी से बाहर निकालना है, रिमूव करना है, व्हेन द किडनी आर अनेबल टू डू, ठीक है? अब जो डायलिसिस है वो 3 प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है? जो पूरी प्रोसेस होती है डायलिसिस की, कैसे बाहर निकालना है, कैसे क्या करना है, तो वो पूरी 3 प्रिंसिपल पर काम करती है। 3 प्रिंसिपल्स कौन-कौन से हो गए? डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अब ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है? ऑस्मोसिस क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, तीनों आपने पढ़ रखे हैं। बात करते हैं डायलिसिस के गोल की। डायलिसिस का क्या गोल होता है? वैसे तो हमने देख लिया कि रिमूव करना, एक्सेस फ्लूइड को, मेटाबॉलिक वेस्ट को ये क्या करता है? रिमूव करता है। लेकिन गोल्स वही आपके वही गोल्स है, जैसे कि टू रिमूव एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट यूरिया और क्रिएटिन होता है फ्रॉम ब्लड से, ठीक है? ये हमने पढ़ रखा है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे यूरिया और क्रिएटिन एंड प्रोडक्ट बनता है, तो इसको बाहर निकालना। दूसरा है टू मेंटेन सेफ कंसंट्रेशन ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स से उसकी कंसंट्रेशन को बनाए रखना, मेंटेन रखना। टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है? वही जो डेफिनेशन में थी वो ही आपके यहाँ पे पॉइंट्स में आ गई, ओके? डायलिसिस के 2 टाइप्स होते हैं। मेनली डायलिसिस के कितने 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक तो हो गया पेरिटोनियल डायलिसिस, एक होता है हीमोडायलिसिस, ठीक है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में आपके इंपॉर्टेंट हीमोडायलिसिस ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आते हैं इससे क्वेश्चन। लेकिन दोनों ही आप पढ़ें। पहले देखते हैं अपन पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस नाम से पता चल रहा है, पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल, पेरिटोनियम कैविटी होती है, पेरिटोनियम कैविटी, तो वहाँ पे इसको यूज लेते हैं। जहाँ भी समझ में ना आए तुरंत पूछें, ठीक है? तुरंत कमेंट करें, पूछें। तो देखिए, पेरिटोनियल डायलिसिस हम पढ़ रहे हैं, तो द सरफेस ऑफ पेरिटोनियम इज एक्ट एज डिफ्यूजिंग सरफेस। जो पेरिटोनियम का जो सरफेस होता है वो एक तरीके से डिफ्यूजिंग सरफेस का काम करता है, ठीक है? उसकी तरह काम करता है, एक्ट करता है। द स्टेराइल डायलाइसिस, द स्टेराइल डायलाइसिस फ्लूइड। अब डायलाइसिस फ्लूइड क्या होता है? जो हम ऐसा फ्लूइड जो कि हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर करते हैं, वो होता है डायलाइसिस फ्लूइड। अब उसमें क्या क्या होता है वो हम देखेंगे आगे, पेशेंस रखें। तो द स्टेराइल डायलाइसिस फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस इनटू द पेरिटोनियम कैविटी। जो भी हमारे पास फ्लूइड होता है डायलाइसिस फ्लूइड, उसको हम पेरिटोनियम कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं या एंटर करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं थ्रू द एब्डोमिनल कैथेटर। इसके द्वारा एब्डोमिनल कैथेटर के थ्रू, ठीक है? फॉर एन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द रिमूव ऑफ डायलाइसिस, ठीक है? देखो होता क्या है इसमें पेरिटोनियल कैविटी डायलिसिस में, कि हम पेरिटोनियल कैविटी है उसमें कैथेटर रिमूव लगाते हैं, एब्डोमिनल कैथेटर, उसके थ्रू हम डायलिसिस फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है? और जो रिमूव वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, उसको हम ड्रेनेज बैग में रिमूव कर लेते हैं, ठीक है? अभी देखेंगे डायग्राम में। इट टेक अबाउट 36 to 48 आवर्स, ठीक है? कितना टाइम लगता है इसमें? 36 से 48 घंटे का टाइम लगता है ये,
ये डायलिसिस कितने टाइम लेता है? 36 से 48 घंटे, ठीक है, 36 to 48 आवर्स। इट इज़ स्लोअर देन हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस की जो प्रोसेस होती है उससे बहुत स्लो होता है ये। जैसे हमने देखा कितना टाइम लगता है इसको, 36 to 48 आवर्स, ठीक है। जबकि जो हीमोडायलिसिस है, हीमोडायलिसिस को कितना टाइम लगता है? हीमोडायलिसिस को अप्रोक्स 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। द प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर, जो डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस है वो प्रोसीजर ARF यानी एक्यूट रीनल फेलियर एंड CRF क्रोनिक रीनल फेलियर दोनों के लिए यूज ली जाती है। एंड फॉर द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड इम्बेलेंस होता है उसके लिए ये काम में ली जाती है। कौन सी प्रोसेस? पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब कि कब हम ये प्रोसेस काम में नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें आता है फर्स्ट आपके पुअर कंडीशन ऑफ एब्डोमिन, एब्डोमेन की जो कंडीशन क्या हो, पुअर हो, सही नहीं हो, ओबेसिटी हो, ठीक है, मोटापा हो पेशेंट को, एब्डोमिनल डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो सकती है, हेपेटाइटिस एटसेट्रा, कोई भी, पेरिटोनाइटिस हो, ठीक है, ये कंडीशन हो तो हमें इस प्रोसेस को काम में नहीं लेना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की तैयारी करनी है हमें, ये प्रोसेस करनी है, इसके लिए हम पेशेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो द क्लाइंट नीड्स टू नो द प्रोसीजर एंड इट्स आउटकम, ठीक है। क्लाइंट्स को पता होना चाहिए, मतलब पेशेंट को हमें बताना है कि इस प्रोसीजर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए पेशेंट को, और इससे क्या क्या आउटकम होता है, मतलब क्या इससे रिजल्ट निकलने वाला है, ठीक है। ऑप्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, कंसेंट लेना है हमें, मतलब कि जो भी प्रोसीजर के लिए कंसेंट लेना है, साइन वाइन करवाने, मतलब एक तरीके से। बेस लाइन वेट, वाइटल साइन एंड ब्लड केमिस्ट्री, वेट कितना है, वाइटल साइन वगैरह, ये सब हमें मॉनिटर करने हैं। माइल्ड सेडेशंस, माइल्ड सेडेशन देना है, मतलब माइल्ड का पता है आपको, माइल्ड क्या होता है? माइल्ड, मॉडरेट, ठीक है, और सेडेशन पता ही है आपको। द ब्लेडर एंड बाउल शुड बी एम्प्टी, जो ब्लेडर होता है और बाउल होता है, आंतें वगैरह, वो सभी क्या होनी चाहिए? एम्प्टी होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। द एब्डोमेन इज सेव्ड, एब्डोमेन क्या हो? सेव हो, ठीक है। अब ये सेव नहीं, ये सेव, ठीक है, क्लीन हो, सेव्ड हो, प्रिपेयर्ड हो। जैसे भी कोई भी हम प्रोसेस करते हैं ऑपरेशन वगैरह की, OT में भी, ठीक है, तो हमने देखा था कि जो ऑर्गन्स वगैरह है वो सेव हो, ठीक है, हेयर वगैरह रिमूव हो। इक्विपमेंट शुड बी रेडी विद डायलाइसेट वार्म, कितने टेम्परेचर पर? 37 डिग्री सेल्सियस पर वो रेडी होने चाहिए इक्विपमेंट। ऑल ट्यूबिंग इज फ्लश्ड टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग द केविटी, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से हमें एयर निकालनी चाहिए। जब आप ड्रिप वगैरह सेट करते हो, IV फ्लूइड वगैरह, तो एयर निकाल दो, ट्यूबिंग से एयर निकालते हो, वही बात है इसमें। अब बात करते हैं पूरी प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, मतलब कि कैसे क्या इसकी पूरी प्रोसीजर रहती है, पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, ठीक है, वो पूरी प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले द कैथेटर इज इंसर्टेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल एंड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, कैथेटर इंसर्ट करना है हमें एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। द कैथेटर इज यूजुअली इंसर्ट इन द ऑपरेटिंग रूम अंडर द लोकल एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया वगैरह सब लगा के, और ऑपरेटिंग रूम में ही हमें क्या करना है, कैथेटर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इंसर्ट करना है। द इंसर्जन साइट इज, इंसर्जन साइज क्या है? बिलो द अम्बेलिकल्स 3 to 5 सेंटीमीटर, 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। द डायलाइसेट इज यूजुअली अलाउड टू रन इनटू द पेरिटोनियल कैविटी बाय फ्लो, ओके, फ्लो के थ्रू डायलाइसेट को लगाना, इंसर्ट रन करना है वो, मतलब द नंबर ऑफ डायलाइसेट। अब देखो जो डायलाइसेट है वो ये तो है नहीं भाई एक बार में लगा देंगे, क्योंकि 36 से 48 घंटे का टाइम लगता है उसमें, तो वो साइकिल्स में चलते हैं, ठीक है, तो वो साइकिल में चलते हैं, मतलब एक साइकिल दो साइकिल ऐसे। The number of dialysis depend on the normalization of the body fluid and blood chemistry and as indicate the laboratory studies, ठीक है, जैसे कि जो उसकी कंडीशन है पेशेंट की, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ डायलिसिस, कितने साइकिल से कितने वो करना है। डायलाइसिड फ्लूइड, अब जो मैं बता रहा था आपको डायलाइसिड फ्लूइड के बारे में, तो डायलाइसिड फ्लूइड क्या होता है? देखो ये होता है अपने पास पेरिटोनियल डायलिसिस, फर्स्ट प्रोसीजर, सेकंड प्रोसीजर, ओके, फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल। तो सबसे पहले जैसे ये ड्रेनेज डायलिसिड बैग हो गया, इसके अंदर हमारे पास डायलिसिड फ्लूइड है, ठीक है। डायलिसिड फ्लूइड क्या होता है? डायलिसिड फ्लूइड के अंदर हाईली प्यूरिफाइड वाटर टू विच सोडियम, क्या क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज एटसेट्रा आर एडेड, ठीक है, ये सभी चीजें होती है हमारे पास डायलिसिड फ्लूइड के अंदर, ओके। ये हो गया हमारे पास क्या? डायलिसिड बैग। डायलिसिड बैग, इसके अंदर जो भी फ्लूइड है वो भरा हुआ है, अभी देखा हमने क्या क्या कंटेंट रहता है इसमें। इसके थ्रू क्या गया? ये गया एब्डोमिनल कैविटी के अंदर या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर गया, ठीक है, कैथेटर लग रहा है, हो गया पूरा। ये क्या हो गया?
ड्रेनेज सॉरी डायलासिड बैग है वो जिसमें फ्लूइड था वो पूरा क्या हो गया, अंदर गया, फ्लूइड क्या गया, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर गया। ये देखो, ये अभी दूसरी आप डायग्राम में देखोगे तो जो डायलासिड बैग है वो खाली हो चुका है, इसमें भरा हुआ है, इसमें खाली हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर से वापस से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, यूरिया जो भी वेस्ट है वो सभी क्या है, ड्रेनेज बैग में चले जाएगा। ओके, दोनों डायग्राम में देखो आप, इसमें ड्रेनेज बैग खाली है, इसमें भरा हुआ है, जो भी अंदर फ्लूइड है वो बाहर आ रहा है, और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो अंदर गया, और इसमें जो फ्लूइड है वो बाहर आ गया। ठीक है, ये पूरी इसकी प्रोसीजर रहती है, वो हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस कहीं भी समझ में नहीं आए तुरंत पूछो, ठीक है, यही वीडियो के द्वारा ही हमें याद करना है, बाद में पढ़ने की नीड ना हो, पढ़ो तो केवल एक बार पढ़ लो, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना हो, वीडियो के साथ साथ याद करते चलो। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, हीमोडायलिसिस क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ एक्यूमुलेट वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, हीमोडायलिसिस, अब हीम का मतलब क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, तो कैसी प्रोसीजर है ये, क्लीनिंग द ब्लड, ब्लड को क्लीनिंग करने की। ठीक है, इट इज़ डन फॉर द पेशेंट विद द एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, बताया था अभी मैंने आपको, ESRD बोल दो, ठीक है, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज एंड एक्यूटली इल पेशेंट हु रिक्वायर शॉर्ट टर्म डायलिसिस। ठीक है, ये प्रोसीजर हम किसे देते हैं, कोई भी पेशेंट हो जो कि ESRD से पीड़ित हो, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, और एक्यूटली इल हो पेशेंट हु रिक्वायर शॉर्ट टर्म डायलिसिस, जिसे शॉर्ट टर्म डायलिसिस की जरूरत हो, उसे हम एक हीमोडायलिसिस की प्रोसीजर देते हैं। चलो भाई अब देखते हैं अपन प्रोसीजर, हीमोडायलिसिस की प्रोसीजर। तो सबसे पहले आता है, वही पेशेंट से क्या करना है, कंसेंट करना है रिटर्न में, वही साइन वगैरह कराना है। फिर क्या करना है, हमें हेपेरिन एडमिनिस्ट्रेशन कराना है बाई IV रूट्स। ठीक, IV रूट के थ्रू हमें हेपेरिन एडमिनिस्ट्रेशन कराना है, क्यों, क्योंकि क्लोटिंग वगैरह ना हो। क्लोटिंग वगैरह के लिए हमें क्या करना है, हेपेरिन एडमिनिस्ट्रेशन कराना है। द असेस वेन इज आइडेंटिफाइड, द वेन साइट इज द कैनुलेट, जो भी जिस वेन से हमें क्या करना है, जो मतलब कैनुलाइजेशन करना है, IV वेन में हमें क्या करना है, वेन साइट में कैनुलेटेड करना है वेन को, कैनुलर इंसर्शन करना है। दूसरा क्या है, आर्टरी इज आइडेंटिफाइड, द आर्टरी कैनुलेटेड, होता क्या है, एक तो हमें आर्टरी में कैनुला लगाना है, आर्टरी में कैनुलाइजेशन करना है, और एक करना है वेन में। ठीक है, वेन में करना है, क्यों, क्योंकि आर्टरी से तो हम क्या करेंगे, ब्लड को बाहर निकालेंगे, और वेन के थ्रू हम ब्लड को एंटर करेंगे। ठीक है, पेशेंट में देखते हैं अभी डायग्राम में, द हेपेरिनाइज्ड ब्लड इज मेड टू फ्लो थ्रू द आर्टरी, आगे बात, जो भी हेपेरिनाइज्ड ब्लड है इज मेड टू फ्लो थ्रू द आर्टरी कैनुला टू सेमी परमेबल डायलाइसर मेम्ब्रेन्स सराउंड बाय डायलाइसेट सॉल्यूशन इन द डायलिसिस मशीन। ठीक है, जो भी, ये देखो डायग्राम में, ये है हमारे पास एक पेशेंट। ठीक है, पेशेंट है, लेटा हुआ है बेड पर, तो बेड पर हमने क्या किया, एक तो कर दिया, ये तो हो गया ब्लू वाला तो आर्टरी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें से ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है, और डायलिसिस मशीन में जा रहा है। और जो रेड वाला है ये हो गया IV रूट, ठीक है, इंट्रावेनस या वेन, वेन बोल सकते हैं इसको, वेन। ठीक है, ठीक है, तो हमारी जो लाइन है वो ऐसे बोल रही है कि हेपेरिनाइज्ड जो ब्लड है, जो कि आर्टरी कैनुला है, उससे क्या क्या कर रही है, डायलाइजर जो मशीन है, मशीन के अंदर जा रही है। ठीक है, ये आर्टरी से ब्लड कहाँ गया, आर्टरी से ब्लड गया ये डायलाइजर में, मशीन में। ठीक है, जो मशीन में पूरी प्रोसीजर होती है, उसके बाद में क्या है, दिस विल दिस विल अलाउ डिफ्यूजन विच विल रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस कंपोनेंट्स फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, जो मशीन वगैरह है वो क्या करती है, उसमें वही तीन प्रिंसिपल्स चलते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले। ठीक है, उससे क्या होता है, रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट है वो रिमूव हो जाते हैं इस मशीन में, डायलाइजर में। ओके, वो इसमें सलाइन सॉल्यूशन वगैरह सब होते हैं, और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस कंपोनेंट्स है वो सभी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड विल ऑल्सो बी रिमूव्ड बाई अल्ट्राफिल्ट्रेशन, एक्सेस वाटर है, पानी है ब्लड में, जो भी रिमूव हो जाते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा। द क्लीन ब्लड देन रिटर्न, जब ब्लड क्लीन हो जाता है, डायलाइजर जो मशीन होती है उसमें जब ब्लड क्लीन हो जाता है, तो पेशेंट के विनस कैनुला के थ्रू वो वापस से हम एडमिनिस्ट्रेशन करा देते हैं। ये देखो, ये पूरा क्लीन हो चुका है, क्लीन होने के बाद में ये हमने वापस से उसको एडमिनिस्ट्रेशन करा दिया। ठीक है, विनस कैनुला के थ्रू, यहाँ तक समझ में आ गया।
नहीं आए तो तुरंत पूछो, क्योंकि क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। द होल प्रोसीजर इज टेक अबाउट 4 आवर्स, बताया मैंने, 4 से 5 घंटे बताया था। तो ये पूरी हीमोडायलिसिस की प्रोसीजर कितना टाइम लेती है, 4 घंटे लेती है, जबकि वो कितना लेती है पेरिटोनियल की, ओके, 36 से 48 घंटे का टाइम लेती है। द होल प्रोसीजर इज डन थ्रू द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज लेनी है ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अब बात करते हैं अपन नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। एक कंप्लीट हिस्ट्री क्या पढ़ रहे थे अपन, डायलिसिस पढ़ रहे थे। डायलिसिस के नर्सिंग मैनेजमेंट है ये। डायलिसिस के जो 2 टाइप थे वो हमने देख लिया, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। किसका नर्सिंग मैनेजमेंट, डायलिसिस का। टेक कंप्लीट हिस्ट्री, टेक कंप्लीट हिस्ट्री एंड लुक क्लोजली फॉर रिस्क फैक्टर, जो भी रिस्क फैक्टर वगैरह उसकी हमें कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की। आस्क पेशेंट अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकेशंस, डाइट, वेट चेंज एंड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। पेशेंट के पास्ट में और प्रेजेंट में कोई भी मेडिसिन चल रही हो, डाइट क्या है उसकी, उसका वेट कितना है, वेट कम हुआ ज़्यादा हुआ, पूरी हमें हिस्ट्री लेनी है, पूरा हमें पूछना है। असेस द इन्फेक्शन बिफोर एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस से पहले कोई भी इन्फेक्शन हो तो वह में असेस करना है। असेस द पेशेंट फॉर इफेक्ट्स ऑफ सीआरएफ इन बॉडी। सीआरएफ इन बॉडी, सीआरएफ क्या होता है, वही ईएसआरडी, क्रोनिक रीनल फेलियर। मॉनिटर द वाइटल साइन एंड वेट ऑफ पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। ये पूरी प्रोसीजर करी हमने, उसके पहले उसका कितना वेट था, वाइटल साइन क्या थे, उसके बाद में क्या वाइटल साइन है, क्या वेट है, तो वो सभी हमें मॉनिटर करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इनके, डायलिसिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग वगैरह एक तरीके से, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, ब्लड लीकेज एंड इन्फेक्शन, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं साथ में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया क्या होता है, जब यूरिया के अंदर या यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उसे बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, इंक्रीज प्रोटीन इन द यूरिन। एडिमा, हाइपो एल्बुमिन यूरिया, यानी कि एल्बुमिन की मात्रा क्या हो, कम हो जाए, हाइपो मतलब कम हो जाए, यूरिन के अंदर एल्बुमिन की अमाउंट्स क्या हो जाए, कम हो जाए। एंड हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाए, लिपिड की अमाउंट्स, इन ईमिया मतलब ब्लड, ओके। तो ये होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जब ऐसी कंडीशन आए तो उसे बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कोजेज एंड रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके कोजेस है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, क्या होता है ये, तो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, ठीक है। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो जाए, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो, थ्रोम्बोसिस एक तरीके से क्लोटिंग फैक्टर, थ्रोम्बस फॉर्मेशन वगैरह। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रखा है हमने। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID ड्रग्स हो, ठीक है। अगर वो ले रहा है कोई पेशेंट तो ये होने के चांसेस है। हेपेटाइटिस हो कोई पेशेंट को, डायबिटीज मेलाइटस हो, ठीक है, ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस हो, हार्ट फेलियर, HIV इन्फेक्शन, रीनल डिजीज, ये भी अगर कोई उसको डिजीज है तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं अपन, हमारी बात आती है रीनल फेलियर के बारे में, जो कि 2 टाइप का है, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है। क्या होता है ये देखो, एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर क्या है, एक्यूट रीनल फेलियर इज ए सिंड्रोम दैट रिजल्ट इन सडन डिक्लाइन इन द रीनल फंक्शन। जो रीनल फंक्शन है वो अचानक से क्या हो जाए, डिक्लाइन हो जाए। रीनल फंक्शन क्या होता है, वो यूरिन वगैरह का जो भी फंक्शन है वो क्या हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, तो वो होता है एक्यूट रीनल फेलियर। इट इज फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज BUN। कब होता है ये, इंक्रीज BUN, BUN क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है, एंड क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन और BUN की लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ओलिगो यूरिया हो जाए, हाइपरकेलेमिया और सोडियम रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन यूरिया, यूरिन और रिटेंशन क्या होता है, इनएबिलिटी टू पास यूरिन, ठीक है। आगे चलते अपन, देर आर 3 मेन रीजन योर किडनी फेल। किडनी फेल ऑल ऑफ ए सडन, मतलब कि ACARF के 3 रीजन है, क्या क्या है, समथिंग इज स्टॉपिंग ब्लड फ्लो टू किडनी, कुछ ऐसा हो जिससे कि किडनी पर ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाए, किडनी तक अगर ब्लड ना पहुंचे। ए कंडीशन दैट ब्लॉकिंग द यूरिन फ्रॉम द हैविंग किडनी, लिविंग किडनी, मतलब यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा, किडनी से यूरिन नहीं निकल पा रहा,
एक कंडीशन ये हो, एक कंडीशन क्या हो कि किडनी डैमेज हो जाए, डायरेक्टली किडनी डैमेज, तो ये होता है रीनल फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये 3 कारण होते हैं इसके। क्या-क्या हो गया? एक तो ब्लड किडनी तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, एक हो गया किडनी से यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा, ब्लॉक हो गया, एक हो गया डायरेक्टेड किडनी डैमेज हो गई। ठीक है, ये होता है अपने रीनल फेलियर के चांसेस या 3 रीजन। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है इसके। प्री रीनल फेलियर, रीनल फेलियर के पहले क्या क्या हो सकता है? डिक्रीज टिश्यू टर्गर, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, हाइपोटेंशन और ट्रेकिकार्डिया। रीनल फेलियर के पहले ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इंट्रा रीनल फेलियर है हमें, तो क्या क्या देखने को मिलेगा? एडिमा। ओके, फिर आता है पोस्ट रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के बाद में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन फ्लो ड्यू टू बीपीएच। बीपीएच क्या होता है? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, पढ़ा हमने पिछली क्लास में। एंड पॉसिबल नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन किडनी स्टोन। तो कोई पेशेंट है वो रीनल फेलियर से पीड़ित हो और उसके बाद में क्या क्या उसको हो सकते हैं, तो उसको यूरिन ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है, यूरिन फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी कि ब्लॉकेज हो सकता है बीपीएच के कारण। और नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है, उसको किडनी स्टोन हो सकता है। फिर आता है हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर और ESRD इज ए प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल। जबकि ये कौन सा था? ARF क्या है? रिवर्सिबल। ठीक है, इसको वापस से हम ठीक कर सकते हैं। जबकि CRF को अपन इरिवर्सिबल होता है, वो इसमें वो रीनल फंक्शन क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन विच बॉडी एक्टिविटी मेंटेन मेटाबॉलिक एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स फेल रिजल्टिंग इन यूरेमिया एंड एजोटेमिया। एजोटेमिया मतलब यूरिया एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन ब्लड इज इंक्रीज। ठीक है, ब्लड के अंदर यूरिया और जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो इंक्रीज हो जाए, रिटेंशन हो जाए, मतलब कि ये होता है ESRD। क्या होता है? इटियोलॉजी देख लेते हैं। तो हाइपरटेंशन के कारण, प्रोलॉन्ग्ड एंड सीवियर हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज मेलाइटस हो, ग्लोमेरुलोपैथी हो, नेफ्राइटिस हो, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो। ठीक है, और डेवलपमेंट और कोजेनाइटल डिसऑर्डर। अब सुनो, यूरोपैथी क्या होता है? यूरिन ट्रैक्ट है। ठीक है, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट क्या हो जाए? यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज हो जाए या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, उसे बोलते हैं यूरोपैथी पर। अब आपने देखा होगा डायबिटीज मेलाइटस बहुत एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे जो सभी में क्या है? ईटियोलॉजी है सभी की, मेनली सभी की क्या है? ईटियोलॉजी है डायबिटीज मेलाइटस। इससे है कि अगर आपको कोई ईटियोलॉजी याद ना हो तो आप डायबिटीज मेलाइटस लिख सकते हो। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं उसके? तो जनरल इल फीलिंग एंड फैटिग, ज़्यादातर वो पेशेंट है वो बीमार रहेगा और थकान महसूस करेगा। इचिंग, प्लूराइटिस एंड ड्राई स्किन, खुजली वगैरह, सीवियर इचिंग होगी उसको, ड्राई स्किन हो जाएगी, हेडेक रहेगा। ठीक है, सिर दर्द वगैरह। वेट लॉस विदाउट ट्राइंग, बिना वो वेट लॉस ट्राइंग करे उसका वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा। ठीक है, एनोरेक्सिया, नोजिया हो जाएगी उसको। ये होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। डायग्नोसिस कैसे करें? तो इसके लिए CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इलेवेट, अभी देखा हमने इसमें क्या हो जाता है? BUN की और क्रिएटिनिन की अमाउंट बढ़ जाती है, लेवल। रीनल बायोप्सी, बायोप्सी क्या होती है? टिश्यू बायोप्सी क्या होती है? एक तरीके से उसको अपन थोड़ा सा पार्ट काट के बायोप्सी करते हैं। ठीक है, टिश्यू को। ABG, आर्टियल ब्लड गैसेस एनालिसिस, इसमें ये अपन करवाएंगे तो उसके पेशेंट के ब्लड pH है वो कम हो जाएगी, CO2 कम हो जाएगी और बाइकार्बोनेट है वो भी लो हो जाएगा। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट। अब उस पेशेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो वही वाइटल साइन लेंगे, कितना इंटेक ले रहा है, कितना आउटपुट कर रहा है पेशेंट। ठीक है, वो हम मॉनिटर करेंगे। प्रोवाइड स्किन केयर, क्यों? क्योंकि उसको प्रोराइटिस है। प्रोवाइड केयर ऑफ द क्लाइंट्स अंडर गोइंग डायलिसिस, अगर डायलिसिस करा रहा है तो उसको अपन केयर प्रोवाइड करेंगे। चेक ट्यूब्स फॉर पोटेंसी ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर के टाइम पर हम उसको ट्यूब वगैरह उसकी प्रोसीजर वगैरह सब चेक करेंगे। डायलिसिस पढ़ाई अभी आपने। प्रोवाइड बेक केयर टू प्रॉम्प्ट कंफर्ट एंड डाइवर्सन एक्टिविटी हेल्प पास द टाइम बिकॉज सम प्रोसीजर आर टू लॉन्ग। ठीक है, आगे वो बात कि अगर वो क्या करा रहा है, कोई प्रोसीजर करा रहा है, फॉर द एग्जांपल पेरिटोनियल डायलिसिस करा रहा है, तो उस टाइम पर हम उसको कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि उसका जो ध्यान है वो डाइवर्स हो जाए और उसका टाइम पास हो जाए।
क्यों? क्योंकि कुछ प्रोसीजर ऐसी होती है जो कि लंबी होती है, जैसे डायलिसिस 36 से 48 घंटे का टाइम लगता है, या फिर 4 से 5 घंटे का उसमें हीमोडायलिसिस में लगता है। अप्लाई ऑइंटमेंट और क्रीम्स फॉर कंफर्ट एंड द रिलीव इचिंग, ठीक है? जो कि इचिंग थी उसके साइन एंड सिम्टम्स में देखा हमने, इसको सही करने के लिए कुछ क्रीम या ऑइंटमेंट है वो अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है और यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है, ठीक है? नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, मिलते आ रहे हैं, ये भी मिल जाएगा, ठीक है? मिलते रहे लेक्चर में, कैसा लगा कमेंट जरूर करें, पढ़ते रहे, राधे राधे।